गर्मी बहुत है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, बिना काम के बाहर मत निकलना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। पिछले वाले वीडियो के अंदर जो है वो हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक का आशय क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, और उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक को अपनाने से संस्था को क्या लाभ होता है और क्या हानियां होती है, बिंदु पढ़ा था। आगे दो बिंदु और छोटे छोटे से 2-2 नंबर के कई बार आ जाते हैं, 2 पॉइंट पूछ लेते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक को अपनाने से प्रबंधकों को क्या लाभ होता है, ठीक है। सारा का सारा लोग संस्था को ही हो लाभ, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे प्रबंधकों को और कर्मचारियों को भी लाभ होता है। तो क्या लाभ है ये देखना है, प्रबंधकों को क्या लाभ है। जो लोग इस तकनीक को अपनाते हैं, जो अधिकार अधीनस्थों से काम करवाते हैं, तो प्रबंधक इसी तकनीक को अपनाए, ऐसा क्या है, ठीक है। क्योंकि काम किसको करवाना है, प्रबंधकों को करवाना है ये काम। तो निवेशकों को क्या चाहिए, जो कंपनी का संचालक मंडल है, इन्वेस्टर, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए लाभ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए प्रबंधकों के द्वारा जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। तो प्रबंध हो सकता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक को अपनाने से ज्यादा लाभ हो। तो इससे क्या लाभ हो सकता है प्रबंधकों को, यह देखना है। 4 प्रकार के लाभ हैं। पहले हैं अधीनस्थों का मार्गदर्शन आसान, मार्गदर्शन जान के ना, दिशा निर्देश। प्रत्येक कार्य पहले से तय होता है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करने वाला है, तो उनको दिशा निर्देश आसानी से दिए जा सकते हैं, क्योंकि पहले से पता है कि तुम क्या कार्य करने वाले हो, ठीक है। और सामने वाला अधीनस्थ अगर पूछेगा तो भी वह केवल वही चीज पूछेगा जिसको जो कार्य से सौंपा गया है, किस कार्य कैसे करना है। 10 तरह के कार्य पूछ करके, और हो सकता है कि 10 तरह के कार्य वो कर ही नहीं रहो, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। हम केवल उसी कार्य के बारे में सुझाव पूछेंगे, वही समस्या, उन्हीं समस्याओं से अवगत करवाएंगे जो कार्य हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो मार्गदर्शन के अंदर थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे वो कैंप वाला उदाहरण अभी चल ही रहा है, उसे बता दूं। मान लो कि मेरे अधीन जो है वो गुजरात में लाया है, तो मैं अपने बच्चों को गुजराती कैसे बोलते हैं, गुजराती खाना, उठना बैठना, ये सब चीजें उन्हीं के बारे में मार्गदर्शन करूंगा कि कोई आए बाहर से तो गुजराती भाषा के अंदर कैसे नमस्ते कहना है, कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है, कैसे उन बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, गुजरात की जानकारी देनी है। मैं बच्चों को महाराष्ट्र की या उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं देने वाला हूँ, ये दे करके मैं उनके समय को नष्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये होता है मार्गदर्शन में आसानी। कार्यों का मूल्यांकन आसान, ठीक है। अब मेरा अगर गुजरात दल है तो मुझे गुजराती खाना, गुजराती पीना, गुजराती उठना बैठना, वेशभूषा, ठीक है, गुजराती कल्चर, गुजराती शिक्षा के बारे में, इन सब चीजों को देखने में मुझे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्योंकि मुझे केवल वही कार्य करना है, गुजरात से संबंधित चीजों का ही मुझे मूल्यांकन करना है। दूसरे कक्ष के अंदर क्या चल रहा है, जैसा कि सेम कंपनी में दूसरे व्यक्ति को, दूसरे अधिकारी क्या कार्य सौंपा है, आज वहां जाकर के उनको दिशा निर्देश गाइड नहीं कर सकते, उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनका मूल्यांकन आप कर रहे हो, उन्हें सही और गलत बता रहे हो, जबकि आपको खुद का पता ही नहीं है, आप ऐसा नहीं करोगे। यही तो होता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध में, मतलब पहले से प्रत्येक व्यक्ति का कार्य, सीमा, अधिकार, दायित्व सब कुछ निर्धारित होता है, तो मूल्यांकन भी आसान हो जाता है, ये ध्यान रखना। तीसरा है अभिप्रेरणा में आसानी, मोटिवेशन, ठीक है। आपको पता है कि मुझे इस बंदे को ये कार्य करवाना है, तो इस कार्य को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है, आपको किस तरीके की पहल करनी है, आप में किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, ये सारे कार्य आपको पहले से पता होना होता है, ठीक है। हर प्रकार के कार्य के लिए अलग तरह का मोटिवेशन होता है, ठीक है। प्रत्येक कार्य के लिए आप एक जैसी बात बोल करके कर्मचारियों को मोटिवेट नहीं कर सकते, प्रत्येक कर्मचारी अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। इसलिए आपको यह देखना है कि वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं और क्या कार्य है, इस कार्य के लिए मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो मार्गदर्शन में आसानी होती है। चौथा, जब मार्गदर्शन आसान हो गया है, कार्यों का मूल्यांकन बेहतर तरीके से हो गया है, आपने उस बंदे को इतनी अच्छी स्पीच दी है, मोटिवेशन दिया है, अब वो काम करने के लिए तैयार हो गया है, तो जब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं मन से, तो तालमेल बड़ी आसानी से बैठ जाता है, ठीक है। उस कैंप को मान लो कि सफल बनाना है, इस दौरान मान लो कि मेरे पड़ोस के अंदर मान लो गोपाल जी सर है या दिगेश्वरी सर है, मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बनती, 36 का आंकड़ा है मेरा इन दोनों से, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है।
तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर मान लो कि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई कैंची है, कोई और चीज है, कोई स्टेपल है, कोई टेप है, ये हम एक दूसरे को दे नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, न तो उनका काम होगा न मेरा काम होगा। जब दोनों का काम नहीं होगा, मान लो कि वो मूल्यांकन करने वाले आगे हैं, ठीक है, हमको मार्किंग करने वाले आगे हैं, ऐसी कंडीशन में यदि दोनों के दिल अधूरे रह गए, दोनों की साथ नहीं हुई है, तो कैंप फेल हो गया है। हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारा कैंप फेल हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। संस्था को लॉस और संस्था को लोग चार बात बोले, भला बुरा कहे, हम ऐसा कभी नहीं चाहते। ऐसी कंडीशन में हम दोनों दल के सदस्य या प्रभारी आपस के अंदर तालमेल बैठाएंगे तो समन्वय बैठाने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो ये प्रबंधकों को लाभ है, ठीक है, प्रबंधकों को लाभ होता ही होता है, साथ साथ में कर्मचारियों को भी लाभ होता है। अधीनस्थों को क्या लाभ होता है, ठीक है, अधीन जो प्रबंधकों के अधीन जो काम करते हैं कर्मचारियों क्या फायदा होता है, ये देखना है। चार प्रकार के लाभ इनको भी है। पहला, लक्ष्य का ज्ञान रहता है, कौन व्यक्ति क्या कार्य करने वाला है, ठीक है, किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपा है, क्यों सौंपा गया है, ये उस कर्मचारी को पता है, ठीक है। तो जब पहले से पता है तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काम को बांटा गया है। कल भाई 4 झाड़ू लेकर के आना है, कमरे की साफ सफाई करनी है, कल आपको एक बाल्टी लेकर के आना है, कल आपको एक अच्छा सा पोछा लेकर के आना है, ठीक है, ये पोछा लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। इमेजिन करना, ऐसी कंडीशन है, आप पोछा कैसा लाओगे, अभी आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि काम आपको करना है, इसलिए आप सबसे बेहतरीन संसाधन क्या हो सकता है वो लेके आओगे। हो सकता है आप खड़े खड़े पोछा लगाने वाला, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप किसी बोरी का फटी पुरानी जिसमें कपड़े धागे निकले हुए ऐसा नहीं लाओगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ही तकलीफ होने वाली है। आप अपना कार्य समय पर नहीं कर पाओगे, आप अपना कार्य 100% बेस्ट नहीं कर पाओगे, आपकी किरकिरी हो जाएगी, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको और संस्था को नुकसान हो। संस्था को नुकसान होगा तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा, और आप बेहतर कार्य करेंगे तो संस्था को फायदा होगा, ये ध्यान रखना। तो कार्य करने में आसानी हो जाती है, ध्यान रखना। दूसरा देखो, कार्य संतुष्टि में वृद्धि, काम आपने किया, अभी वो पोछा लगाने वाला आपने बहुत बेहतरीन लगाया तो दूर से दिख रहा है बहुत अच्छा काम है, अगर चारों तरफ से वो सलवटें दिख रही है, कहीं कचरा पड़ा है, कहीं रेत पड़ी है, तो ये कार्य किसने किया, कौन है इसका जिम्मेदार, ये ऐसा, निश्चित रूप से आपकी वहां पर तारीफ नहीं होने वाली है। और इन फ्यूचर आपको कोई विशेष कार्य भी नहीं सौंपा जाएगा, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, क्योंकि लोग जानेंगे, प्रबंधक जानेंगे कि ये व्यक्ति, ये कर्मचारी समय पर कार्य नहीं कर सकता, ये अच्छा कार्य नहीं कर सकता जिम्मेदारी लेकर के, इसलिए आपको जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। और ये मान के चलो कि जब आपको जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी तो आप एक जगह पर स्थिर रह जाएंगे, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, महंगाई और ये लोग सब कुछ, और आप अभी भी वहीं के वहीं पर रह जाओगे, क्योंकि आपने बेस्ट कार्य करके नहीं दिखाया, ठीक है। तीसरा, अधिक कार्य करने के लिए तत्पर, आपने अभी अभी कार्य आपको सौंपा है, आप अपने कार्य से संतुष्ट है, संस्था आपके कार्य से संतुष्ट है, आपकी वाहवाही हो रही है, आपको जो है वो मान सम्मान मिल रहा है, आपकी पदोन्नति हो रही है, वेतन के अंदर आपकी वृद्धि हो रही है, नया कार्य क्षेत्र मिला है, तो आपको क्या कहा जाएगा, आप और ज्यादा अधिक कार्य करने के लिए और तत्पर हो गए हैं, ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, आपको एक एक नहीं 4-4 कार्य एक साथ सौंपे जा रहे हैं और आपको भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। कोई दिन थे जब एक काम नहीं था, अब आपको 4-4 काम सौंपे जा रहे हैं, आपकी भूमिका बहुत अहम हो गई है, तो आप में और ज्यादा रुचि आएगी, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि संस्था में मेरी कोई इमेज है, मेरी कोई वैल्यू है, ठीक है। ये चौथा बिंदु है समन्वय। समन्वय किन किन के बीच में, अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच में, ये दोनों बिंदु प्रबंधक काम सौंपने वाले हैं, ये ध्यान रखना। जब आपको बार बार काम सौंपा जा रहा है तो उन कार्यों को करने के लिए, पूरा करने के लिए आपकी बार बार बातचीत हो रही है, किन से, प्रबंधकों से, ठीक है। बातचीत कैसी है, बातचीत अभी तो औपचारिक है, लेकिन औपचारिक से ही धीरे धीरे बातचीत कैसी हो जाएगी, अनौपचारिक हो जाएगी, आपके संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे, आप में आपस में समन्वय बैठ जाएगा। एक छोटा सा कार्य करने के लिए किसी नए अधिकारी से आपका संपर्क हुआ और उस अधिकारी से आपका तालमेल इतना बेहतर बैठ गया है कि अब वो अधिकारी आपको चाहे कोई सा भी काम सौंप दे, कितना भी कठिन, आप उसके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार है, ठीक है। और एक प्रबंधक को भी पता है कि ये बंदा जो है वो काम करने में बेहतर, परफेक्ट है, जब भी कोई नया काम सौंपा जाएगा सबसे पहले वो आपको याद करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका समन्वय, आपकी बॉन्डिंग, काम करने की समझ, सूझबूझ, एक दूसरे के साथ तालमेल, ध्यान रखना, अपनत्व है, इतना ज्यादा हो गया है कि अब आप किसी भी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते। और ये जो समन्वय होता है ना, ये जो तालमेल होता है ना, यही किसी संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तालमेल बहुत बेहतर है
तो फिर आपके बीच में मनमुटाव हो, ठीक है, भ्रांतियां हो, शिकायतें सब दूर हो जाएगी, क्योंकि आप उसके साथ में खुल गए हैं। आपके मन में तो कोई से भी अगर प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप तुरंत बोल दोगे सर ये ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, सर प्लीज इसमें सुधार कर दीजिए, सर वो ऐसा है। आप आसानी से बात कर सकते हैं, आपके मन में हिचकिचाहट नहीं आएगी, ठीक है, और इससे संस्था को नुकसान नहीं फायदा होने वाला, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु भी आप करेंगे।